Hello everyone, welcome to our YouTube channel S3 Coaching Classes. In this video lecture, we will discuss about CBSE Board Class 12 Chemistry first chapter known as Solutions. If you like our content in this video or if you think this content will be helpful for your upcoming board exam, then like this video and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel S3 Coaching Classes. In this video, we will discuss about the topic solution and its types, various concentration terms, then solubility of gas and solid in liquid, further Raoult's law, and ideal and non-ideal solutions, azeotropes, colligative properties, abnormal molar mass, and last, Van't Hoff factors. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर नोन एज सॉल्यूशन. क्या है सॉल्यूशन? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. क्लास 12 के लिए हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना है. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है टू कंपोनेंट सिस्टम. तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जो है सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. टू कंपोनेंट सिस्टम मतलब जिसमें एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच आर सॉल्यूट क्या है? जो प्रेजेंट होगा लेस अमाउंट में. जो लेस अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. जो मोर अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. क्लियर? अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. बेसिकली अगर हम कहें जो सॉल्यूशन का फेज है वो कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज कहलाएगा. इसी के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड किया है और ये सभी क्या है? 9 टाइप्स है सॉल्यूशन के, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में. सॉलिड सॉल्यूशन क्या मतलब है? सॉल्वेंट का जो फेज है वो क्या होगा? सॉलिड. बस हम चेंज क्या करेंगे? सॉल्यूट के फेज को. तो अलॉय किसका एग्जांपल है? सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशन का. अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम किसका एग्जांपल है? लिक्विड इन सॉलिड का. एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम और प्लेटिनम किसका एग्जांपल है? सेकेंड सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन. इसमें सॉल्वेंट क्या है? सभी में लिक्विड है. सॉल्यूट अलग अलग होंगे. लिक्विड सॉल्यूशन का पहला टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज प्लस वाटर, और सॉल्ट प्लस वाटर भी इसका एग्जांपल होगा. इसी तरह से लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल प्लस वाटर और मिल्क. गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर और CO2 डिसॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स. थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है गैसियस सॉल्यूशन. इसके एग्जांपल्स हैं सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर प्लस N2. लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन N2 या नाइट्रोजन, और गैस इन गैस का एग्जांपल है एयर. क्लियर? टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है. तो हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन. क्या मतलब है इस बात का? सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं. क्लियर? टर्म है मास परसेंटेज. क्या होती है मास परसेंटेज? इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of a solution. For example, if we say 10% glucose, 10% ग्लूकोज का क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 90 ग्राम ऑफ वाटर. परसेंट ग्लूकोज का क्या मतलब है? 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है.
इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 90 ग्राम। तो ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ग्राम। क्लियर। अगर हम मास परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने के लिए। क्लियर। सेकेंड टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल का क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 90 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 100 ml। क्लियर। तो अगर हम वॉल्यूम परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंट का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं मास परसेंटेज पर। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें, यूरिया, क्योंकि सबसे कम अमाउंट किसका है, यूरिया का। यूरिया को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 5 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 95 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 + 95 100 ग्राम। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 5, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 5%। क्लियर। अगली कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को और क्या लिख सकते हैं हम, W/V, वेट अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S = मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन a liter of solution। सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में होगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ की,
यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। क्लियर? स्ट्रेंथ पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो गिवन क्या क्या है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 4 ग्राम, और क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है 250 ml। 250 ml को लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 0.25 लीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है स्ट्रेंथ। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेंथ का, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास कितना दिया है 4, वॉल्यूम कितना है 0.25, इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 16 ग्राम पर लीटर। अगली टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे, या हम कह सकते हैं किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी मोलैरिटी। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अगर हम फॉर्मूला लिखें मोलैरिटी के लिए तो क्या हो जाएगा M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या लिख सकते हैं W अपॉन M इंटू V इन लीटर। W क्या है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और M क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो इस फॉर्मूले को और कैसे लिखा जा सकता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन ml। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम इसके लिए यूज करते हैं मोलैरिटी के लिए। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी पर। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या क्या गिवन है इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट जिसे हम डिनोट करते हैं W से, क्या हो जाएगा 5 ग्राम। मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M। NaOH का मोलर मास क्या होता है 40 ग्राम पर मोल। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 40। तो NaOH का मास क्या होगा मोलर मास 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है V 450 ml, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0.45 लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है M इक्वल्स टू W इंटू 1000 M इंटू V किस में लेंगे हम ml में। W कितना दिया है 5 इंटू 1000, M कितना है 40 इंटू 450। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.278 मोल पर लीटर, या
कैपिटल एम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी। और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है? मोलैलिटी में हम क्या देखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, उसे हम कहते हैं मोलैलिटी। और मोलैलिटी में हम क्या देखते हैं? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मोलैलिटी। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? W अपॉन एम, ये स्मॉल w, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कैपिटल W इन किलोग्राम। और अगर हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? W इंटू 1000 अपॉन M इंटू W इन ग्राम। तो ये फॉर्मूले किसके लिए हैं? मोलैलिटी के लिए। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी के लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इथेनॉइक क्या है? सॉल्यूट है, और बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। तो गिवन क्या क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W कितना दिया है? 75 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो इसका मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 M इंटू W इन ग्राम। W कितना है? 2.5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। M की वैल्यू है 60 और कैपिटल W है 75। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.556 मोलर। क्लियर? हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है? मोलैलिटी में हम क्या देखते थे? किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मोलैलिटी। और नॉर्मेलिटी में क्या है? किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी के लिए? N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? W अपॉन E। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस सब्सटेंस के वेट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। और जब हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं?
उस सब्सटेंस के मास को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन ई इंटू वी इन लीटर। यहां भी क्या आएगा, लीटर। और अगर हम वॉल्यूम को ml में लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू वी इन ml। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, नॉर्मेलिटी के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मेलिटी पर। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट अपॉन वॉल्यूम एसिटिक एसिड। तो यहां में क्या दिया हुआ है, 10% वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या मतलब है इस बात का, इसका क्या मतलब है, 10 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। तो क्या क्या गिवन है, गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट W कितना दिया है, 10 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट यानी E एसिटिक एसिड के लिए कितना हो जाएगा, मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना होता है 60, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 1। तो जब मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60 अपॉन 1 मीन्स 60 ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, V 100 ml और 0.1 लीटर। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, N इक्वल्स टू W इंटू 1000 E इंटू V। W कितना है 10, 1000, E कितना दिया है 60, और ये कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.66 N। क्लियर? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solution means, and mole fraction is denoted by, it is denoted by chi। क्लियर? अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, उसमें दो कंपोनेंट होंगे। सपोज एक कंपोनेंट है A और दूसरा कंपोनेंट है B। तो अगर हमें कंपोनेंट A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, A के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या है Na प्लस Nb। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन B के लिए निकालें तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb। और बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड H2। तो हमें क्या क्या गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम और मोलर मास ऑफ H2 क्या होगा 2 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 8 ग्राम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 32 ग्राम पर मोल। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा, NH2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई
मोलर मास ऑफ H2। मास ऑफ H2 कितना दिया है 2 और मोलर मास कितना है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। मास कितना है 8 और मोलर मास है 32, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.25। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें अगर मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 1, तो ये होगा 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना था 0.25, तो 1/1.25 आंसर क्या आएगा 0.8। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इसके बराबर होना चाहिए 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8, आंसर क्या आएगा 0.2। क्लियर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ द पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मतलब है इस बात का, 10 लाख पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट बाय वेट सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सपोज अगर हम कहें 1 ppm ऑफ क्लोरीन, क्या मतलब है इसका, 10 लाख पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में एक पार्ट क्लोरीन का प्रेजेंट है। क्या मतलब है 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में एक पार्ट क्लोरीन का प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे 1 ppm ऑफ क्लोरीन। क्लियर। तो क्या हो जाएगा ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये इसका फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1050 ग्राम एंड कंटेन्स 6 into 10 to the power minus 3 gram of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolved oxygen in ppm. तो क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इसमें ऑक्सीजन, जिसका मास दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1050 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। मास ऑफ सॉल्यूट है 6 into 10 टू द पावर -3 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1050 into 10 टू द पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.71 ppm। ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉल्युबिलिटी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved in a specified amount of
solvent at constant temperature and pressure। सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस 3 मुख्य फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करती है, इसे हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना लाइक, डिसॉल्व, लाइक। ओके। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे घटती है बढ़ती है, इसे हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। और तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम विच डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि हम जानते हैं एक टर्म होती है लाइक, डिसॉल्व, लाइक। मीन्स polar solute can be dissolved in polar solvent and non-polar solute can be dissolved in non-polar solvent। कोई भी सॉल्यूट जब ही किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वह डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट और वाटर का नेचर सेम होता है। सॉल्ट और वाटर दोनों ही क्या है? पोलर हैं। दोनों ही कैसे हैं? पोलर इन नेचर। इसीलिए सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वहीं जब ऑयल को हम डिसॉल्व करते हैं तो यह डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है। क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है तो इसे डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉलिन, एक्सेट्रा। क्लियर? दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी। यह डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है। डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ सॉलिड dissolve in liquid, particle of solid goes into the liquid. Due to that, concentration of solid increases. This process is known as dissolution. मतलब जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड में घुलने लगते हैं।
जिससे क्या होगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन लिक्विड में इंक्रीज होने लगेगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का प्रोसेस दो तरह का होता है। पहला है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू लीच चैटलिया प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स हाई टेम्परेचर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिसॉल्यूशन क्या होगा, डिसॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। डिसॉल्यूशन इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज करेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। एंडोथर्मिक प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेट्रा। ओके। सेकेंड प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगी, लेस देन 0 और डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू लीच चैटलिया प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स लो टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा डिसॉल्यूशन घटेगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिसॉल्यूशन डिक्रीज होगा इट मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं लिथियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? थर्ड फैक्टर है प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid remains unaffected by the change of in pressure। मतलब प्रेशर बढ़ाने या घटाने से सॉल्युबिलिटी और सॉलिड एंड लिक्विड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉलिड के पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए प्रेशर के चेंज करने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है, जैसा हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which dissolve in unit volume of the liquid to form a saturated solution at particular temperature। मीन्स किसी लिक्विड के 1 लीटर में कितने ml गैस के डिजोल्व हैं, उसी को हम उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर? किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी भी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा हमने सॉल्युबिलिटी और सॉलिड एंड लिक्विड के लिए पढ़ा था, वैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी,
और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिफरेंट होगा तो या तो वो सॉल्युबल ही नहीं होगा या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर टू नॉन पोलर इन नेचर। Non-polar in nature, so they are less soluble in water. गैसेस जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर। वाटर क्या होता है? पोलर, इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। और गैसेस लाइक carbon dioxide, sulfur dioxide and ammonia are polar in nature, so they react with water to form H2CO3, H2SO3 and NH4OH simultaneously. गैसेस जैसे CO2, SO2 और अमोनिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर। वाटर भी क्या है? पोलर है। तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। और NH4OH क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी पर कैसे पड़ता है वो देखते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए इक्वेशन लिखे तो क्या होगी? गैस प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। और क्या होगा? प्लस हीट। जब गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी तो सॉल्यूशन के साथ साथ क्या होगा? हीट भी रिलीज होती है। और जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम जब सॉल्युबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे तब हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या करता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स लो टेम्परेचर। मींस अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब गैस और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी तो वो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid decreases with increase in temperature। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के लिए सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? सॉल्युबिलिटी क्योंकि टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर? थर्ड इफेक्ट है प्रेशर। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो अगर हम प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में कोई रिलेशन लिखे तो वो क्या होगी? M is directly proportional to P। और वो भी कब? At constant temperature। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके प्रेशर के। और M क्या है? मास ऑफ गैस जो कि क्या है? लिक्विड में डिसॉल्व होगा।
अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी m इक्वल्स टू kp, इसे कहते हैं इक्वेशन 1, वेयर m क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, p क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, अगर हम इस इक्वेशन में m को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इफ वी रिप्लेस m with mole fraction then equation 1 becomes m की जगह क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन काई इक्वल्स टू k इंटू p, और अगर हम k को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो क्या होगा, p इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू मोल फ्रैक्शन, और ये 1 अपॉन k किसके बराबर होता है, 1 अपॉन k बराबर होता है किसके, kh के, तो ये इक्वेशन बन जाएगी p इक्वल्स टू kh इंटू काई यानी मोल फ्रैक्शन। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ इक्वेशन। ओके, और यहां KH क्या है, KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर, तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेनरी लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये है हेनरी लॉ। अगर हम इस इक्वेशन के लिए पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर हम ले रहे हैं y एक्सिस पर और मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम x एक्सिस पर। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, P इक्वल्स टू KH x, और इस इक्वेशन को अगर हम लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम यहां लिख सकते हैं 0। तो y एक्सिस पर हमने क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर, और x एक्सिस पर हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन। तो C क्या होता है यहाँ पर, इंटरसेप्ट, C क्या है, इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू क्या है 0, और M क्या होता है, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर है इसमें, हेनरी कांस्टेंट के बराबर। तो जब इंटरसेप्ट 0 होता है और जो क्वांटिटी y और x एक्सिस पर है उनके बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो क्या करते हैं, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का जो ग्राफ होगा वो ये बनेगा। क्लियर, अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जिसमें पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड एप्लीकेशन है ऑक्सीजन यूज बाय स्क्यूबा डाइवर्स is diluted with helium to reduce the painful condition decompression sickness also known as the bands। क्या मतलब है इसका, जब स्क्यूबा डाइवर्स सी में नीचे जाते हैं तो वहां प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे N2 गैस या नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है, और जब डाइवर्स सी की सरफेस पर वापस आ रहा होता है तो प्रेशर तेजी से डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उनके ब्लड और टिश्यू में नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं, और नाइट्रोजन के बबल बनने से बहुत तेज पेन होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। इसी कंडीशन को हम डीकम्प्रेशन सिकनेस और द बैंड्स कहते हैं। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है क्लाइंबर्स विच हैव टू क्लाइंब टू हाई एल्टीट्यूड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर अलोंग विद। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों करना पड़ता है कि जब वे हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइंब करते हैं तो उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है,
जिससे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। इसी रीजन की वजह से हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइंबर्स के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्लाइंबर्स को वीकनेस और इम्पेयर थिंकिंग, मतलब सोचने या समझने में दिक्कत आती है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। ओके, तो यही रीजन है कि जब क्लाइंबर्स ऊंचाई पर क्लाइंब करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। ये हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें पहली लिमिटेशन है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली अंडर आइडियल कंडीशन। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसेस के लिए। दूसरा, ये जब ही एप्लीकेबल होगा जब सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? सेकेंड लिमिटेशन है द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था कुछ गैसेस ऐसी होती है जो सॉल्वेंट के साथ, यानी कि हम कह सकते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट बना लेती हैं। जैसे अमोनिया है। अमोनिया क्या है? गैस। ये रिएक्ट करेगी किसके साथ? वाटर के साथ, और क्या बना लेगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी गैस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है, ये उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड लिमिटेशन है दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैसेस आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर ये गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी, और हाई कंसंट्रेशन या हाई सॉल्युबिलिटी किसी गैस की भी क्या होती है? हार्मफुल होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हेनरी लॉ पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है द KH यानी हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere at 25 degree centigrade. If partial pressure of oxygen in air is 0.2 atm, calculate the concentration of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degree centigrade. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमें क्या दिया है? KH यानी हेनरी कांस्टेंट कितना है? 4.34 into 10 to the power 4 atm। और क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 0.2 atm। और कैलकुलेट क्या करना है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हमें कैलकुलेट करनी है वाटर में, तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व है? वाटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? 1 लीटर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 55.5। तो हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। और जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन या काई। क्योंकि हम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? PO2, और इसे भी हम क्या कर लेंगे? XO2। तो यहाँ से हमें XO2 को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PO2 अपॉन KH। PO2 की वैल्यू कितनी है? 0.2 और KH की वैल्यू है 4.34 इंटू 10 की पावर 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या हो जाएगा? NO2 प्लस NH2O। इस इक्वेशन को और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि NH2O यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स से बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? NH2 के कंपैरिजन NO2 को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XO2 बराबर NO2 अपॉन NH2O। तो NO2 क्या हो जाएगा? XO2 इंटू NH2O। XO2 की वैल्यू कितनी है? 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और NH2 की वैल्यू कितनी है? 55.5। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4
मोल। अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। मीन्स जब हम किसी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड वेपराइज होकर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और जब ये वेपर कंटेनर की वॉल से टकराती हैं तो ये कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है? साइमल्टेनियसली चलती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दोनों ही प्रोसेस क्या होती हैं? रुक जाती हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब अचीव होती है? जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस क्या होंगी? स्टॉप हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर हो जाएगी किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाती है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर लिक्विड की वेपर्स जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पर लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर लिक्विड की जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती हैं वो क्या कहलाती है? वेपर प्रेशर। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। तो जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं वो ज्यादा वेपर फॉर्म करेंगे और ज्यादा वेपर बनेगी तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? लिक्विड हैविंग weak intermolecular forces between their molecules are more volatile and have more वेपर प्रेशर। ओके, यानी ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो इजीली क्या होंगे? वॉलेटाइल हो जाएंगे। वॉलेटाइल मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, जिससे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होने लगता है। ज्यादा वेपर बनेगी, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increase with increase in temperature। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और ज्यादा वेपर बनेगी तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। क्लियर? वेपर प्रेशर पे किस तरह का क्वेश्चन आता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर। पहला है पेट्रोल, दूसरा इथेनॉल और तीसरा क्या है? वाटर। तो हमें क्या करना है? इन्हें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा?
उस लिक्विड में जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। तो हमें पता है पेट्रोल क्या होता है, इजीली वेपराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, पेट्रोल का होगा। उसके बाद क्या होगा, इथेनॉल। और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में किसमें होगा, वाटर में। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, वाटर का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा पेट्रोल का, फिर इथेनॉल का, देन वाटर। क्लियर। टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूट जो कि इजीली वेपोराइज हो जाता है, मतलब जिसकी वेपर्स आसानी से बन जाती हैं। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो जब हम वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वेपोराइज होंगे और दोनों की ही क्या होगी, वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। जब दोनों की वेपर्स फॉर्म होगी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वेपर्स सॉल्यूशन की सरफेस पर वेपर प्रेशर लगाएंगी। वेपर प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। इन अ सॉल्यूशन which contain volatile solute, the vapor pressure of any component at a given temperature is equal to the multiplication of vapor pressure of component in pure state and mole fraction of that component in the solution. Means किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें दो वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं तो उसमें किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो कंपोनेंट ए को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं और कंपोनेंट बी को सॉल्यूट। तो कंपोनेंट ए के लिए वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ये हमारी इक्वेशन 1। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, और काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह से कंपोनेंट बी के लिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। क्लियर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर यानी क्या होगा, पीटी या पीएस, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उसमें प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। तो पी टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं, पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। ये है हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखें तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, पी टी इक्वल्स टू पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के। तो एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये हो गई इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये इसकी
ये दूसरी इक्वेशन है, ये हो जाएगी इक्वेशन 5। क्लियर? राउल्स लॉ का सेकंड पार्ट है राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जो वेपोराइज नहीं होता। जब ये वेपोराइज नहीं होगा तो ये लिक्विड की सरफेस पर किसी भी तरह का कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। जब हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आती है जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसकी डेफिनेशन है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट व्हिच इज नॉन वॉलेटाइल। मतलब जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होता है तब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। वी नो दैट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? PT इक्वल्स टू PA प्लस PB। PB और PA क्या है? PA है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और PB क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा? 0। तो P टोटल किसके बराबर हो जाएगा? PA। और PA किसके बराबर होता है? P नॉट A काई A। हम जानते हैं कि काई A प्लस काई B इसके बराबर है 1। तो काई A क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई B। काई A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर P टोटल किसके बराबर हो जाएगा? P नॉट A 1 माइनस काई B और P नॉट A माइनस P नॉट A काई B। और काई B बराबर हो जाएगा P नॉट A माइनस PT अपॉन P नॉट A। PT को हम और क्या लिख सकते हैं? PS। तो ये इक्वेशन हो जाएगी काई B इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। तो ये इक्वेशन है राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेयर P नॉट A माइनस PS क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A बराबर किसके है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और काई B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 44.5 mmHg and 88.7 mmHg respectively. A solution is prepared by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. Calculate the vapor pressure of solution. क्या पूछा गया है इसमें? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और क्या क्या गिवन है? गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए हम क्या लेंगे? WB। कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? WA। कितना दिया है? 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MB कितना है? सॉल्यूट क्या है? मीथेनॉल। और मीथेनॉल का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA कितना है? इथेनॉल का मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल। और हमें क्या दिया है? मीथेनॉल और इथेनॉल का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट दिया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी कि P नॉट B कितना दिया है? इथेनॉल का वेपर प्रेशर है 88.7 mmHg
और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P नॉट A कितना दिया है 44.5 mmHg। और हमें क्या कैलकुलेट करना है PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें डेटा दिया है जिसके थ्रू हमें क्या निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे PS या P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उन नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास क्या दिया है 40 एंड मोलर मास कितना है 32। 40 अपॉन 32 इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 1.25। और Na यानी सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे मास है 60 और मोलर मास है 46। इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर कितना आएगा 1.3। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस Na प्लस Nb। Nb की वैल्यू कितनी है 1.25 और Na की वैल्यू है 1.3 प्लस 1.25। इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 0.49। तो किसी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं 1 के। तो XB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.49। फुल फ्रैक्शन A के कितने आएंगे 1 माइनस 0.49 आंसर कितना आएगा 0.51। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो PS बराबर कितना हो जाएगा P नॉट A की वैल्यू कितनी है 44.5 इंटू 0.51 प्लस P नॉट B की वैल्यू कितनी है 88.7 इंटू 0.49। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 22.7 प्लस 43.46। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 66.16 mmHg। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मींस किसी भी कंसंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल होंगे बेंजीन एंड टॉलिन और एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन और ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी फर्स्ट जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दे मस्ट फॉलो राउट्स लॉ। ओके। सेकंड है देयर शुड बी नो चेंज in the magnitude of force of attraction on mixing। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं A2 प्लस B2 से क्या बन रहा है ट्वाइस AB। A2 क्या है
सॉल्वेंट और B2 क्या है, सॉल्यूट, और A भी क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो इंटरेक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ था या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ था, वही इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए। इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा V मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, 0। मींस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर किसी भी तरह के वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम में चेंज 0 का क्या मतलब है, ना तो एक्सपेंशन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट है डेल्टा H मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, 0। मींस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पर एंथैल्पी चेंज 0 आना चाहिए, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज। और इस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा PS क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर। अगला टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मींस जैसे अभी आइडियल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वही होना चाहिए जैसा इंटरेक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में था। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से डिफरेंट होता है। तो जब इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा तो हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, PA प्लस PB। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या होता है ये, द सॉल्यूशन in which solute-solvent interaction are weaker than solute-solute and solvent-solvent interaction। इस तरह का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब सॉल्यूट-सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा। जब ये इंटरेक्शन वीक होगा तो इनकी वेपर ज्यादा बनेंगी, जिससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो हम क्या कह सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन तब शो करेगा जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो ऐसा कब होगा, जब PA ग्रेटर होगा P नॉट A इंटू काई A और PB ग्रेटर देन P नॉट B इंटू काई B। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, यहां क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। और थर्ड पॉइंट होगा डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 मींस डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या मतलब है, ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या होंगे। पहला एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा है एसीटोन प्लस बेंजीन। तीसरा एग्जांपल है एसीटोन प्लस इथेनॉल। नेक्स्ट हेक्सेन प्लस इथेनॉल। ये एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है ये, द सॉल्यूशन विच हैव स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन तब शो करता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। ओके और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम से कम रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो उनकी वेपर्स कम बनेंगी, और जब कम बनेंगी तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, फर्स्ट होगी पीएस लेस देन हो जाएगा पीए प्लस पीबी के, और ये कब होगा, जब पीए लेस देन होगा पी नॉट ए काई ए और पीबी लेस देन होगा पी नॉट ए काई बी के। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब होगा डेल्टा बी मिक्सिंग, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा इन वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसका पहला एग्जांपल है वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड एंड वाटर प्लस एसिटिक एसिड और वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस डाईमिथाइल ईथर। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगला टॉपिक है राउट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अक्सर ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको समझते हैं कि ऐसा हम क्यों कहते हैं कि राउट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस होता है। इसको समझते हैं। राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए, एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इक्वल्स टू के एच काई ए। ओके, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, पी नॉट ए और के एच का। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अगर पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, पी नॉट ए बराबर किसके हो जाए, के एच के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राउट्स लॉ एक स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इन बोथ इक्वेशन the partial vapor pressure of a component is directly proportional to the mole fraction. Only the proportionality constant P naught A and KH are different. If P naught A and KH becomes equal, then Raoult's law becomes a special case of Henry's law. ओके, अगला टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को और क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग liquid mixtures।
और क्या कहते हैं इसे, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर्स। एजियोट्रॉप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, these are the liquid mixtures which boils at the same temperature without undergoing any change in composition। और सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एजियोट्रॉप्स are the binary solution having same composition in liquid as well as vapor phase and boils at the same temperature। मतलब एजियोट्रॉप एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन होता है जो सेम टेम्परेचर पर बॉयल होता है, पर जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगा वही कंपोजिशन हमें वेपर फेज में मिलेगा, इसलिए इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज एक सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, मान लेते हैं लिक्विड फेज में 30% सॉल्यूट है और 70% सॉल्वेंट है। तो जब लिक्विड वेपर में चेंज होगा यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होगा वो वैसा ही होगा जैसा कि लिक्विड फेज में था। यानी वेपर फेज में सॉल्यूट कितना होगा 30% और सॉल्वेंट कितना होगा 70%। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स में क्या होते हैं, दो तरह के, जिसमें पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं, दे आर द बाइनरी सॉल्यूशन whose boiling point is less than either of the two pure component। मतलब एजियोट्रॉप्स को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तभी कहेंगे जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल का परसेंट क्या होगा 95% और वाटर कितना होगा 5%। दूसरा एग्जांपल है इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। इसमें इथेनॉल का परसेंटेज होगा 67% और क्लोरोफॉर्म 33%। C2H5 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 351 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। लेकिन जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना आता है 351.5 केल्विन, जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, सेकेंड टाइप के एजियोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं ये, दे आर द बाइनरी सॉल्यूशन whose boiling point is more than the two pure component। मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल क्या है इसके, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड कितना होगा 68%, वाटर 32%। अगला एग्जांपल है HCl प्लस वाटर। HCl कितना होगा 20%, वाटर 80%। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 359 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। लेकिन जब हम वाटर में नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आएगा 394 केल्विन, जो कि दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट का क्या नेचर है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट, रिलेटिव
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, RLVP। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो चलिए वन बाय वन इन्हें पढ़ते हैं, इनकी थ्योरी और किस तरह के न्यूमेरिकल्स इन पर पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution is equal to the mole fraction of the solute। क्या डेफिनेशन है इसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जैसा हमने राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ा था, इसी के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, P0A माइनस PS अपॉन P0A। राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P0A माइनस PS अपॉन P0A, जो किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला होता है किसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेयर P0A माइनस PS क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P0A माइनस PS अपॉन P0A किसके बराबर होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और काई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na प्लस Nb। इफ Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Nb, तो हम Nb को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Nb अपॉन Na। Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Nb और Na की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Wb अपॉन Mb, Wa अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स किसी कंपोनेंट के लिए कैसे लिखते हैं, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0A माइनस PS अपॉन P0A, और Wb इंटू Ma अपॉन Mb इंटू Wa। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में Wb क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, Mb क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Wa क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.5 mm Hg। A solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 gram of sucrose in 1000 gram of water. Calculate the vapor pressure of the solution। तो क्या क्या गिवन है हमें, पहले गिवन लिख लेते हैं।
गिवन है सॉल्यूट क्या है इसमें, सुक्रोज। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB कितना दिया है 68.4 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज यानी MB। तो सुक्रोज का मोलर मास क्या होता है 342 ग्राम पर मोल। वाटर क्या है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA कितना है 1000 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया है, यानी P0A कितना है 17.5 mmHg, और हमें क्या कैलकुलेट करना है PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। P0A कितना है 17.5, PS हमें कैलकुलेट करना है, ये भी कितना है 17.5, WB कितना है 68.4 MA है, वाटर का 18, और MB कितना है, MB हो जाएगा 342, और WA कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.43 mmHg, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड की सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, जब हम किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होता है उसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसके टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। उस इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पे क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर होगा किसके, केबी इंटू एन। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम मोलैलिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो M की वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन का यूज करेंगे जब आपको मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हो, और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे जब आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में दिया होगा। क्लियर। केबी को हम क्या कहते हैं, केबी को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसे हम कहते हैं केबी। और केबी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी यूनिटी है या 1 है तो केबी किसके बराबर हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इफ
एम इक्वल्स टू क्या है 1, तो डेल्टा टीवी किसके बराबर हो जाएगा केवी के। क्लियर? डेल्टा टीवी को और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टीवी बराबर होगा टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी क्या है? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और टीवी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड। और केवी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ केवी क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर और केल्विन पर मोलर या केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.5 डिग्री हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। 0.5 डिग्री है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। पूछा क्या है हमें? डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। गिवन क्या क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 78 ग्राम पर मोल है, और केवी फॉर सॉल्वेंट हमें कितना दिया है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो गिवन क्या क्या है? सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना दिया है? 50 ग्राम। और क्या दिया है हमें? मास ऑफ सॉल्वेंट और क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट WA कितना दिया है? 1 किलोग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA कितना दिया है हमें? 70 ग्राम पर मोल। केवी कितना दिया है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और डेल्टा टीवी कितना दिया है? डेल्टा टीवी है 0.5 केल्विन। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हमें MB को कैलकुलेट करना है। तो ओवरऑल हमें ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हम किस में पुट करेंगे? अब फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी दी है? 0.5, केवी है 2.53 और WB दिया हुआ है 50। MB हमें कैलकुलेट करना है और WA कितना दिया है? 1 kg। इसे सॉल्व करने पर MB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 253 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 253 ग्राम पर मोल। क्लियर? थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट करता है, और इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? M के। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा किसके? KF इंटू M। ये इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है इक्वेशन 1। हम जानते हैं M क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA। तो M की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड। यहाँ डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। KF क्या है? KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट।
KF। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिप्रेशन और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होगी उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। केएफ की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ केएफ क्या हो जाएगी? डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर और केल्विन पर मोलर, और क्या लिख सकते हैं हम? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये यूनिट हो जाएगी किसकी? केएफ की। डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड, और टीएफ क्या है? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 0.6 gram of it dissolved in 221.7 gram of water freezes at 272.18 Kelvin if the value of KF is 1.86 Kelvin kilogram per mole for water which freezes at 273 Kelvin. Calculate the molecular mass of organic compound. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना दिया है हमें? 0.6 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट WA कितना दिया है? 21.7 ग्राम। इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0.0217 ग्राम। और क्या दिया है? KF की वैल्यू है 1.6 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमें क्या दिया है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF नॉट हमें कितना दिया है? 273 केल्विन, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है? 272.18 केल्विन। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस TF। TF नॉट कितना है? 273, और TF कितना है? 272.18। TF नॉट में से TF घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.81 केल्विन। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.81 केल्विन। और कैलकुलेट हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सॉल्यूट का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। एमबी हमें कैलकुलेट करना है। तो इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा टीएफ हमें कितना दिया हुआ है? 0.81, केएफ है 1.86, WB है 0.6 अपॉन MB हमें कैलकुलेट करना है, और WA की वैल्यू कितनी है? 0.0217। तो इसे सॉल्व करने पर MB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63.06 ग्राम पर मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट through semi-permeable membrane from pure solvent to a solution is known as osmosis. Osmosis की definition क्या है? The spontaneous flow of the solvent through semi-permeable membrane from pure solvent to a solution. Means
प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ कंटिन्यूअस फ्लो करना वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। हम एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर के बीचों बीच एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं। ये क्या है? SPM। और इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और राइट हैंड साइड पे क्या है? सॉल्यूशन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, बाकी किसी के नहीं कर सकते। तो ऑस्मोसिस क्या है? जब प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे कहाँ? सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। प्योर सॉल्वेंट क्या है? ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फ्लो किस तरफ हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस के लिए और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगी द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent through SPM semi permeable membrane from dilute solution to concentrated solution are known as osmosis। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। और अगर हम इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को प्रिवेंट कर दें यानी रोक दें, ये कैसे हो सकता है? अगर हम सॉल्यूशन की साइड से एक क्या लगा दें, यहाँ लगा देते हैं पिस्टन, तो इस साइड को भी क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की साइड से क्या लगाएं? एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर हम सॉल्यूशन की साइड से क्या लगाएं? एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा? ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, वो क्या होगा? रुक जाएगा। सॉल्यूशन की साइड से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है जिससे प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट स्टॉप हो गया। बस इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन होगी the pressure applied to the solution side to prevent the passage of pure solvent into the solution is known as osmotic pressure and it is denoted by pi। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोक दे उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। पाई इक्वल्स टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, वेयर पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है? कंसंट्रेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मोलैरिटी। और R क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और T क्या है? टेम्परेचर। C क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। और मोलैरिटी किसके बराबर होती है? M इक्वल्स टू WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V। V किसमें?
लीटर में। इस m को हम और क्या लिख सकते हैं, c। तो इस c की या m की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू c क्या है, WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। V किसमें, लीटर में। ये हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ऑस्मोटिक प्रेशर decreases with dilution। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा क्योंकि पाई टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा विद डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो करता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पर जब हम सॉल्यूशन साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोक देता है। तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्या होगा जब हम सॉल्यूशन की साइड से ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें, अगर सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तब फ्लो तो सॉल्वेंट का ही होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट ही पास होता है। तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा, और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट की तरफ जो फ्लो होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर exceed the osmotic pressure, flow of solvent from solution side to the pure solvent takes place. This is known as reverse osmosis. इसकी डेफिनेशन क्या है, when external pressure exceed the osmotic pressure, flow of solvent from solution side to the pure solvent takes place. This is known as reverse osmosis. अगर हम solution side पर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होगा। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर। अगला टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है ये, द ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस obtained with the help of colligative property is quite different from the normal molar mass. This is known as abnormal molecular mass. कभी कभी जब हम किसी सब्सटेंस का मोलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, तो उसका मोलर मास कुछ अलग आता है। इस मोलर मास को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास, जो कि नॉर्मल मोलर मास से काफी अलग होता है। तो ऑब्जर्व मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दो तरह का होता है, पहला है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दूसरा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसे वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या होता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या होता है ये, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, ड्यू टू दैट total number of solute in the solution decreases. Therefore, colligative property decreases while the molecular mass of solute increases. क्या होता है, जब हम किसी solute को
सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, तो अगर सॉल्यूट का नंबर डिक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो जब कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो मॉलिक्यूलर मास हमें क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा मिलेगा। इसे और एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल है जब दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के कंबाइन होते हैं तो कुछ इस तरह से कंबाइन होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे कितने, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोडक्ट साइड में, यानी जो एब्नॉर्मल मोलर मास है वो कितना आएगा, दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो 60 × 2 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 120 ग्राम पर मोल। इसी तरह से डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, एंड सॉल्यूट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रोलाइट undergo dissociation in water. The number of the ions increases due to that colligative property increases but molar mass of solute decreases. For example, मतलब इस बात का, जब हम solute को solvent में या water में dissolve करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जो वाटर में इजीली डिसोसिएट हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होंगे तो क्या होंगे, उनके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहे हैं, तो सॉल्यूट पर ही क्या डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, इसमें जो डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगला टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास इज नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय I। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा। क्लियर। I की वैल्यू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नेचर को प्रेडिक्ट या डिफाइन करती है। अगर सॉल्यूट ना तो एसोसिएशन कर रहा हो और ना ही डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी 1। मींस अगर I की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट नाइदर गो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। इसका एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ना तो एसोसिएशन दिखाते हैं ना डिसोसिएशन। और अगर सॉल्यूट पर डिसोसिएशन हो रहा हो तो I की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। I ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, Na2SO4 एक्सेट्रा। और अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा हो तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो I की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, जब सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, I की वैल्यूज है और उनके एग्जांपल्स हैं। क्लियर। अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला हम अब तक पढ़ चुके हैं उनमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें क्या करना है, बस इस मोल फ्रैक्शन के साथ क्या करना है, आई को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूट या तो एसोसिएशन दिखा रहा हो या डिसोसिएशन दिखा रहा हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। इसमें भी हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तीसरा क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। इसमें आई का मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या हो जाएगा, आई इंटू सी आर टी। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिखाए तो हमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, ये फॉर्मूले यूज करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट undergoing एसोसिएशन और डिसोसिएशन in solution are known as degree of association or dissociation, and it is denoted by अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। क्लियर। अगर हमें आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें पहले क्या करना होगा, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अल्फा की वैल्यू से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आइदर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये हो जाएगा हमारे अल्फा का या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के या तो एसोसिएट हुए हैं या डिसोसिएट हुए हैं, उसको हमें डिवाइड कैसे करना है, इनिशियली जितने मोल्स सॉल्यूट के थे। क्लियर। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। अल्फा और आई के लिए हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, पहला है एसोसिएशन के लिए और दूसरा क्या है, डिसोसिएशन के लिए। तो एसोसिएशन के लिए अल्फा और आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मूला क्या है एसोसिएशन के लिए। यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which associate। क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला हम क्या करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन। ये होता है फॉर्मूला डिसोसिएशन के लिए। या अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई वेंट ऑफ फैक्टर, एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ये न्यूमेरिकल है जिसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे,
क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl which must be added to 1 kilogram of water so the freezing point of the solution is depressed by 3 Kelvin given Kf equals to 1.86 Kelvin kilogram 1 mole। NaCl क्या है हमारा? सॉल्यूट। NaCl किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट WB हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट WA हमें कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें कितना दिया है? डेल्टा TF 3 केल्विन। और KF की वैल्यू कितनी दी है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और NaCl का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी Mb कितना दिया है हमें? 58.5 ग्राम पर मोल। और NaCl के लिए I की वैल्यू क्या होगी? NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो NaCl का 1 मोल ब्रेक होगा, हमें क्या दे रहा है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिले? 2। इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2 हो जाएगी। तो इस डेटा को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF इंटू M। M की जगह हम क्या कर सकते हैं? M क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू WA। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। I की वैल्यू कितनी है? 2। KF की वैल्यू में दी है 1.86 और WB हमें कैलकुलेट करना है। MB की वैल्यू कितनी है? 58.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1। और डेल्टा T हमें कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? 47.2 ग्राम। ये वैल्यू होगी मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर?